तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना काम किए भी आपको एक रेगुलर इनकम एज अ सैलरी कंपनी से मिल सकती है, तो आप मेरा बिलीव नहीं करेंगे। पर ये सच में पॉसिबल है। जैसा कि अगर आप में से किसी ने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपये के अराउंड इन्वेस्ट किए होते, तो आज के टाइम पे उनकी वैल्यू 700 करोड़ से भी ज़्यादा होती। जिसके अलावा कंपनी आपको अराउंड 14.4 करोड़ एज अ इनकम पे करती। वहीं अगर किसी ने सन 2000 में एप्पल में 3200 रुपये इन्वेस्ट किए होते, तो आज उनकी वैल्यू 13.6 करोड़ के आसपास होती। जैसा कि आप इस डेटा में देख सकते हैं, जो कि हमने कंपनी की वेबसाइट से ली है, इस साल आपको कंपनी अराउंड 6 लाख रुपीज़ एज अ इनकम पे करती। पर सवाल ये है, इनकम तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है जो वहाँ पर रेगुलरली काम करते हैं, बट एज अ शेयर होल्डर हम वहाँ पे कोई स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर बिना काम किए किस बात की इनकम? तो इस इनकम को दोस्तों हम लोग डिविडेंड इनकम कहते हैं। अब ये डिविडेंड इनकम होती क्या है और कंपनी इसे शेयर होल्डर्स को बिना कोई काम किए देती क्यों है, इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। अब हर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही कुछ प्रायोरिटी वाइज गोल सेट करती है, जिसे उसे एंड तक अचीव करना होता है, जिसमें से प्रॉफिटेबल रहना उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में से एक है, जिसे अचीव करने के बाद मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास दो चॉइसेस रहते हैं। चॉइस नंबर 1, या तो वो उस एक्स्ट्रा कैश को अपने पास रखें और फिर कंपनी को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट कर दें, जिससे उनके शेयर्स की प्राइस अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी और इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन होगा। चॉइस नंबर 2, या तो वो उस एक्स्ट्रा कैश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। उसमें से एक पार्ट वो अपने ग्रोथ के लिए रखें और दूसरा पार्ट वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब इसे एक क्लियर प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक XYZ कंपनी है जिसने इस साल 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। अब उसने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट का 50% अपने पास रखेगी और बाकी 50% यानी 50 रुपये शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांट देगी। अब इस 50 रुपये में से हर एक इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो इस कंपनी का कितना पार्ट ओन करते हैं। मतलब अगर एक इन्वेस्टर कंपनी का 10% ओनरशिप रखता है, तो उसे इस 50 रुपये का 10% यानी 5 रुपये इन टोटल डिविडेंड मिलेगा। अब हम कंपनी का कितना परसेंट ओन करते हैं कैलकुलेट करने के लिए सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं उसे डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ कंपनी शेयर्स, देन मल्टीप्लाई बाय 100। रिजल्ट आपका परसेंटेज ऑफ ओनरशिप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं जिसमें से 10 शेयर्स आपके पास हैं, तो आपका परसेंटेज ऑफ ओनरशिप 10% होगा। अब क्योंकि रियल लाइफ में कंपनी के 100 या 1000 शेयर्स नहीं होते हैं, वो मिलियंस और बिलियंस में होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े, मैनेजमेंट खुद से टोटल डिविडेंड अमाउंट को पर शेयर में डिवाइड कर देती है, जिससे लोगों को ईजी हो उनका अमाउंट कैलकुलेट करना। अगर XYZ कंपनी के 50 शेयर हैं, तो डिविडेंड पर शेयर होगा 50/50 इक्वल टू 1 रुपीज़। तो अगर आपके पास उस कंपनी के 10 शेयर हैं, तो आपको 10 रुपये इन टोटल एज अ डिविडेंड इनकम रिसीव होगा। अब कंपनी ये डिविडेंड इनकम पे ही क्यों करती है, उसमें उसका क्या फ़ायदा होता है? तो इसमें कंपनी के दो फ़ायदे होते हैं। पहला, अधिकतर इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर इनकम डिविडेंड्स के रूप में मिलना अच्छा लगता है, तो वो इन्वेस्टर्स उन कंपनी के शेयर्स ज़्यादा खरीदेंगे जो डिविडेंड्स देते हैं। दूसरा, डिविडेंड्स कंपनी की स्ट्रेंथ और मैनेजमेंट के फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे स्टॉक्स और भी अट्रैक्टिव बन जाते हैं। अब कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ने से स्टॉक्स की प्राइस में इंक्रीज होता है, जिससे कंपनी को और भी ज़्यादा कैपिटल मिलता है। अब इस टाइप की कंपनीज में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और विप्रो जैसी कंपनीज आती हैं। तो इन शॉर्ट, अगर किसी कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स की तरफ अच्छा व्यवहार दिखाना हो, अपने शेयर्स की डिमांड बढ़ानी हो, या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को शो करना हो, तो वो सिंपली डिविडेंड पे करती है। अब ऐसी कई कंपनीज हैं जो डिविडेंड्स पे ना करना प्रेफर करती है, जिसके पीछे भी दो रीजंस होते हैं। पहला, 80% मार्केट का स्मॉल कंपनीज ने कवर कर रखा है, जिनका एक्चुअल मार्केट कैप $1 बिलियन या फिर उससे भी कम है। तो इन कंपनीज के लिए ग्रोथ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो अब अगर वो डिविडेंड्स पे करें, तो उनके रिटेन्ड कैश में कमी आएगी, जिसके चलते वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे
और इन रिजल्ट उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न होता है कि बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, वो अपने प्रॉफिट अमाउंट को कंपनी से रिलेटेड दूसरे इनिशिएटिव्स या दूसरे बिजनेस को ओन करने में फंड कर देते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है और शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, जिसके चलते अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को ही फ़ायदा होता है। अब इसमें टेस्ला, मेटा और अमेजॉन जैसी कंपनीज आती हैं। अब जो सवाल काफ़ी बार लोगों के मन में आता है, दैट कैन यू रिटायर अर्ली ऑन डिविडेंड्स, तो जवाब है हाँ, पर सिर्फ एक शेयर से नहीं। अब इसे एक रियल लाइफ केस से समझते हैं। इन 2019 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम, वॉरेन बफेट को $4.5 बिलियन अमाउंट अलोन एज अ डिविडेंड उनके बर्कशायर के पोर्टफोलियो से मिला था, जिसमें से 71% ऑफ द डिविडेंड दैट इज $3.19 बिलियन सिर्फ 5 कंपनीज ने पे किया था। वो 5 कंपनीज थी चेवरॉन, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम और कोको कोला, जिसमें से एक शेयर पर चेवरॉन ने इन टोटल 380 रुपीज़, एप्पल ने इन टोटल 64 रुपीज़, बैंक ऑफ अमेरिका ने 56 रुपीज़, ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम ने 248 रुपीज़ और कोको कोला ने इन टोटल 128 रुपीज़ एज अ डिविडेंड पे किया था। तो अगर आप में से कोई उस टाइम इन पांचों कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता तो आपको टोटल 876 रुपीज़ एज अ डिविडेंड इनकम रिसीव होती फ्रॉम जस्ट वन शेयर। सो इमेजिन कीजिए, अगर इन कंपनीज के 100 या उससे भी ज़्यादा शेयर्स आपके पास होते तो उसकी डिविडेंड इनकम कितनी होती। अब सवाल जो हर बिगनर के मन में होता है कि इतने सारे शेयर्स किसी भी कंपनी के खरीदने के लिए आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने पैसों से इतने शेयर्स खरीदें, बल्कि उसकी जगह आप स्टॉक्स को यूज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफेट ने उन $1 बिलियन के डिविडेंड्स के साथ क्या किया होगा? वेकेशन पर गए होंगे या नई लग्जरीज खरीदी होंगी? नहीं, उन्होंने सारा डिविडेंड ऐसी कंपनीज के और भी ज़्यादा शेयर्स खरीदने में री इन्वेस्ट कर दिए, जिससे अगली बार उन्हें और भी ज़्यादा डिविडेंड रिसीव हो। यानी वो स्टॉक्स को यूज़ करते हैं और भी ज़्यादा स्टॉक्स खरीदने के लिए। इसी को हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग या फिर डिविडेंड री इन्वेस्टिंग कहते हैं। नाउ वेयर टू फाइंड दोज डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स? आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया। तो रिजल्ट में आपको कई सारी वेबसाइट्स अपनी खुद की प्रिपेयर की हुई लिस्ट के साथ शो होंगी, जहां पर आप उन कंपनीज का नाम, उनसे रिलेटेड टर्म्स और इशू किए हुए डिविडेंड्स को देख सकते हो और फिर उन पर रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने मनी कंट्रोल वेबसाइट ओपन की, इसमें आपको एक कॉलम में जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं उनका नाम, डिविडेंड और डेट्स लिखी मिलेंगी। अब ये डेट्स का क्या कंसेप्ट है, वो भी एक डेट नहीं, 3 डेट्स का। तो अब दोस्तों, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग फील्ड में उतर रहे हो तो, क्योंकि ये डेट्स ही हैं जिसे कई बार सेम कंपनीज में इन्वेस्टेड रहने के बाद भी कई लोगों को डिविडेंड रिसीव नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं समझने के लिए। पहला अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पे आउट डेट। तो अब अनाउंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करने वाली है। एक्स डिविडेंड डेट एक तरह से कट ऑफ डेट होती है, जिससे पहले आपको उस कंपनी में इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए टू गेट द डिविडेंड, अदरवाइज यू विल बी नॉट एलिजिबल टू गेट डिविडेंड इवन यू इन्वेस्टेड ऑन द एक्स डिविडेंड डेट। अब रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी उन एलिजिबल शेयर होल्डर्स की लिस्ट बनाती है जिन्होंने कट ऑफ डेट यानी एक्स डिविडेंड डेट से पहले इन्वेस्ट कर दिया हो। एंड लास्ट, पे आउट डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी एलिजिबल शेयर होल्डर्स को पेमेंट भेजती है। अब आप और डिफरेंट वेबसाइट्स पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ ऐसे डिविडेंड रिलेटेड टर्म्स मिलेंगे जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, जिसमें से 2 हैं, डिविडेंड परसेंट और डिविडेंड यील्ड। अब इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों में से कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है while selecting dividend paying stock? अब dividend percent simply means dividend paid on face value। अब आप में से जितने लोग फेस वैल्यू नहीं जानते तो एक सिंपल तरीके से समझिए, जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लाइक ग्रो या फिर अब स्टॉक्स में कंपनी का प्रोफाइल एनालाइज करने के लिए ओपन करते हैं तो उसमें आपको 2 वैल्यूज़ दिखाई देती हैं। पहली होती है शेयर वैल्यू
और दूसरी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिससे इस कंपनी का शेयर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था जब कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड या फिर लिस्ट किया गया था। और शेयर वैल्यू कंपनी के शेयर की करंट मार्केट में क्या वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट करता है। वहीं डिविडेंड यील्ड मींस डिविडेंड पेड ऑन द करंट शेयर प्राइस। तो चलिए अब डिविडेंड परसेंट और डिविडेंड यील्ड को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक्स कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर उसने डिविडेंड 20 रुपये पर शेयर देने का अनाउंसमेंट किया तो उसका डिविडेंड परसेंट कैलकुलेट करने पे 200% आएगा, जिसका मतलब होगा कि कंपनी अपने फेस वैल्यू से डबल अमाउंट एज अ डिविडेंड पे कर रही है। वहीं उस कंपनी का अगर करंट शेयर प्राइस 200 रुपये है तो उसका डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने पर 10% आएगा, यानी कंपनी अपने करंट शेयर वैल्यू का 10% जो कि 20 रुपये पर शेयर एज अ डिविडेंड पे कर रही है। सिंस डिविडेंड परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, दैट डजंट प्रोवाइड एनी क्लियर आइडिया ऑन हाउ मच एन इन्वेस्टर कैन गेट और एक्सपेक्ट टू गेट on the amount he or she has invested in the company, whereas dividend yield makes it much easier to calculate the return an investor can get regularly on his investment as a dividend। तो इसीलिए dividend yield काफ़ी बेहतर है dividend परसेंट से at the time of selecting dividend paying stock। पर dividend yield के अलावा भी और भी कई important factors हैं जो हमें देखने चाहिए स्टॉक्स पिक करते समय, जिन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि डिविडेंड स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी होती है टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फास्टर एंड अर्लियर इन देयर लाइफ। पर यही डिविडेंड स्टॉक्स कई बार बिगिनर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ट्रैप में फंसा देते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी लॉस होता है। और इन लॉसेस का मेनली रीज़न डिविडेंड इन्वेस्टिंग के दो बड़े मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन नंबर 1, high yield is best। The biggest misconception of a dividend stocks is that a high yield is always a good thing। अधिकतर इन्वेस्टर्स सिंपली ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जिससे उनको ज़्यादा डिविडेंड मिले, पर कई बार ये सही नहीं होता क्योंकि डिविडेंड बिजनेस का प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा होता है जिसे वो अपने शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो जितना प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे कर देते हैं वो पैसा अब बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कोई बिजनेस अपने प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा एज अ डिविडेंड पे कर रहा है तो हो सकता है मैनेजमेंट अब वो पैसा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यानी उनके आगे ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी कम है। देयरफॉर द डिविडेंड पे आउट रेशियो जो ये मेजर करता है कि बिजनेस ने अपने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज शेयर होल्डर्स को पे कर दिया है, इस टाइम पे एक अच्छा पैरामीटर है जानने के लिए कि क्या ये बिजनेस फ्लेक्सिबल है आगे ग्रो करने के लिए या नहीं। अब मिसकंसेप्शन नंबर 2, डिविडेंड स्टॉक्स हमेशा से काफ़ी सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट माने गए। अब क्योंकि कई बिजनेस अगर डिविडेंड्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार किसी बिजनेस के शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट ना होने से मैनेजमेंट अपने फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना स्टार्ट कर देती है जिससे वो कंपनी में इन्वेस्टेड बने रहें। अब ऐसा ही कुछ हमें 2008 में भी देखने को मिला था कि कई कंपनीज ने उनके स्टॉक प्राइसेस में कोई मूवमेंट ना होने की वजह से अपने डिविडेंड यील्ड को और बढ़ा दिया था, जिससे इन्वेस्टर्स को वो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा था। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस डीप में हुआ उन्होंने अपने सारे डिविडेंड प्रोग्राम एक साथ बंद कर दिए, जिससे कि स्टॉक प्राइसेस काफ़ी नीचे गिर गए और इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। देयरफॉर टू अवॉइड सच डिविडेंड ट्रैप्स ये ज़रूरी है कि एक बार जान लेना कि बिजनेस डिविडेंड्स को अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में कैसा इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो सिर्फ अपनी ग्रोथ फेलियर को हाइड करने के लिए डिविडेंड्स दे रहे हैं तो वो काफ़ी डेंजरस बिजनेस है इन्वेस्ट करने। सो इन्वेस्ट विद द नॉलेज एंड कॉमन सेंस। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।